जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था ना, मैं अक्सर ये सोचती थी यार मैं यहाँ पे पंखा चला के बैठी हुई हूँ इतने आराम से, और मेरे पापा वहाँ पेट्रोल पंप में पूरे दिन काम कर रहे हैं धूप में। अरे 1 साल में एसएससी ले लेंगे, जीएसटी इंस्पेक्टर बनेंगे, स्टार लगा के घूमेंगे। ये होता है ना कि भाई 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, मुझे इस चीज के लिए रेडी रहना है। और अगर मैं 5 साल देने के लिए तैयार नहीं हूँ तो मुझे यहाँ आने। पहले अटेम्प्ट में मैं क्या करती थी, आज कुछ टॉपिक इस बुक से पढ़ा, कुछ टॉपिक इस बुक से पढ़ा, ऐसे करते करते पता चलता था लास्ट में मेरा कुछ ही नहीं हुआ। मैंने ना कोई कोचिंग नहीं ली, क्योंकि मेरी फैमिली ना बहुत मतलब बैकग्राउंड मेरा ना अच्छा नहीं है। मतलब कि कोचिंग तो मतलब मेरे लिए ना बहुत दूर की बात थी कि भाई कोचिंग जैसे कोई चीज भी लेनी है। मेरा ये ड्रीम था, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलती कैसे है। जो मुझे ये 7 इयर्स लगे हैं ना, वो सिर्फ इन्हीं गलतियों की वजह से लगे हैं। चलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा। आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं ज्योति तिवारी हैं। इनके बारे में अगर बात करें तो 2020 एसएससी सीजीएल से सिलेक्टेड हैं, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर। बेंगलोर में इनकी पोस्टिंग है और भी बहुत सारे एग्जाम इन्होंने दे रखे हैं। तो इनकी जर्नी काफी मोटिवेटिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है। तो बहुत कुछ सीखेंगे आज इस वीडियो से। इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ जानेंगे। 2024 के लिए स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए। सब्जेक्ट वाइज जानेंगे, इंग्लिश के बारे में, मैथ, रीजनिंग, कैसे इन सबको पढ़ा जाए और पहली अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लिया जाए। तो मैम कैसे हो आप? बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेशन फैक्ट्री। थैंक यू अंकित, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। ओके, अभी क्या चल रहा है? मतलब ज्वाइनिंग आपकी बेंगलोर में, तो वहाँ कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है वहाँ पे। कैसा एक्सपीरियंस है इस पोस्ट का? नहीं, एक्सपीरियंस अच्छा है। मैं पहले भी वर्किंग थी पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है। अभी उससे वर्क प्रोफाइल अच्छा है और अभी मैं रिलैक्स लाइफ जी रही हूँ। ओके, चलिए तो शुरुआत से ही शुरू करते हैं ना कि बचपन कैसा रहा, शुरुआती पढ़ाई लिखाई कैसे रही आपकी, और फिर आगे ये एसएससी का सफर, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम का कहाँ से शुरू हुआ, तो बचपन से ही थोड़ा बताओ और फैमिली बैकग्राउंड। दोस्तों, आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है ऑलिव बोर्ड ने। ऑलिव बोर्ड जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का सबसे बड़ा जाने माने टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। ऑलिव बोर्ड पे एसएससी प्रिपरेशन के लिए आपको मिलेंगे एग्जाम वाइज कोर्सेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके अलावा 700 से ज्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, जीके के चैप्टर वाइज नोट्स, अदर प्रिपरेशन मटेरियल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यही नहीं, ऑलिव बोर्ड ऐप पर आप हर घंटे फ्री माइक्रो मॉक लेकर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत। साथ ही हर शनिवार और रविवार को ऑलिव बोर्ड फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है। तो देर किस बात की, आज ही ऑलिव बोर्ड ऐप डाउनलोड करिए और अपनी एसएससी की तैयारी को नेक्स्ट। तो मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो 2012 में कंप्लीट की थी। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ। उस टाइम पे मैं नेशनल लेवल प्लेयर थी बेसबॉल की, बट मेरी फैमिली स्पोर्ट्स के लिए अलाउ नहीं कर रही थी। एज अ गर्ल फैमिली को लगता है कई बार वो इनसिक्योर फील करते हैं, तो उन्होंने कहा पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स वगैरह छोड़ो, खेलने से कुछ नहीं बनते। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो फैमिली की बात मानते हैं, क्योंकि एज अ लड़की आपको यही सिखाया जाता है कि आपको अपनी फैमिली की सारी बातें माननी है। फिर मैंने क्या किया, फिर पढ़ाई अच्छे से की, 12th में अच्छे नंबर ले आई। उसके बाद मैंने डीयू में एडमिशन लिया और मैंने बीकॉम किया है रेगुलर कॉलेज से, और उसके साथ साथ मैं एनसीसी में कैडेट थी, एनसीसी कैडेट थी। उसके बाद 2017 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। 2016 में ना मैं एक भैया से मिली थी, उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नमेंट जॉब करके मेरा ये ड्रीम था, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलती कैसे है। मुझे ये पता था कि अतुल्या और पैरामाउंट ये सब कोचिंग कराते हैं, बट किस एग्जाम से आपकी जॉब लगती है मुझे ये नहीं पता था। तो मैं उत्तम नगर में रहती हूँ, तो मैं जनरली उत्तम नगर ईस्ट गई और वहां देखा इतने सारे बैनर्स, कोई एसएससी कोई बैंक की। तो मैं हर एक इंस्टीट्यूट में गई, वहां पे डेमोज लिए, पता किया, तब मुझे पता चला कि एसएससी है, इससे ये जॉब लगती है, ऐसा कुछ करके। फिर 2017 में जैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मैंने एसएससी सीजीएल 2017 का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, जिसमें मेरा प्री क्लियर हो गया था, मेंस क्लियर नहीं हुआ था। वो मेरा फर्स्ट था, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी। फिर उसके बाद 2018 में तो मेरा प्री ही नहीं निकला, क्योंकि क्या हुआ, मेरे को ये लग रहा था ना कि मैं एक बार ही मेंस तक फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंच सकती हूँ, प्री में भी बहुत अच्छा स्कोर ला सकती हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना, वो वाला हाल मेरा हुआ। 2018 में मैंने प्री भी क्वालिफाई नहीं किया। फिर 2019 में मैं फाइनल लिस्ट तक आई, उसके बाद मैं फिर सेलेक्टेड नहीं हुई। 2020 एसएससी सीजीएल का 2020 में मुझे ये जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट मिली थी। उससे पहले मेरा एसएससी सीएचएसएल 2018 से मुझे पीए मिल गया था, जो ये वाली पोस्ट है अभी सीजीएल में आ गई। ओके, तो सीएचएसएल का एग्जाम दिया और सीजीएल का दिया, इसके अलावा कोई और एग्जाम? हाँ, इसके अलावा मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए थे। बीच में आईबीएसीआईओ का एग्जाम दिया था, वो क्लियर हो गया था फाइनल। सीपीओ दिया, जिसके अंदर फिजिकल नहीं निकला था और वैसे पूरा प्री वगैरह हो गया था। जीडी कांस्टेबल दिया था, उसमें भी फिजिकल का प्रॉब्लम हुआ था, और दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स भी दिए थे। और फिर उसके बाद मैंने डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस दिया था, वो भी मेरा क्लियर हो गया था, बट फाइनल डीवी के टाइम पे मेरे को उसमें रिजेक्ट कर दिया था। ओके, तो शुरुआत दौर में जब एक एस्पिरेंट तैयारी की सोचता है, चाहे वो सीजीएल हो या फिर यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, तो एक कंफ्यूजन बड़े होते हैं एस्पिरेंट के अंदर कि सिलेबस क्या है ना इसका, और कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं, किताबें कौन सी लेनी है, कोचिंग लेना भी है नहीं लेना। अब तो ऑनलाइन ऑफलाइन थोड़ा कंफ्यूजन और बढ़ गया है, क्योंकि ऑनलाइन जिसकी रील ज्यादा चल रही है वो अच्छा टीचर माना जाता है ना। तो टीचर को सिलेक्ट करने में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता
है ना। कोचिंग्स बहुत सारे महंगे हैं। अगर आप मुकेश नगर, कोई गांव से बच्चा देख रहा है, मुकेश नगर आए या करोलबाग कहीं आए, तो रहने खाने का भी देखना पड़ता है, बहुत ज्यादा बजट होता है, तो घर से तैयारी करनी होती है। आपका कोचिंग्स का कैसे रहा शुरुआती, वो कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट हुए, मतलब कैसे दूर करे आपने, कौन मेंटोर रहा? हाँ, मैंने ना कोई कोचिंग नहीं ली क्योंकि मेरी फैमिली ना बहुत मतलब बैकग्राउंड मेरा ना अच्छा नहीं है। मतलब कि मेरे पापा एक सिंपल सी 10-12,000 की जॉब करते हैं, उसमें मेरी 4 बहनें हैं, एक भाई है। उस फैमिली में अपब्रिंगिंग करना, अपने बच्चों को पढ़ाना ही बहुत मुश्किल काम है, ऊपर से दिल्ली में रह के। तो कोचिंग तो मतलब मेरे लिए ना बहुत दूर की बात थी कि भाई कोचिंग जैसी कोई चीज भी लेनी है, कुछ पढ़ना है। हाँ, मैं एक चीज ये करती थी कि फ्री में डेमो ले लिए जाके, जब तक वो आई कार्ड या एडमिशन की लिस्ट वो नहीं होता एडमिशन वाली, वो पर्ची मांगते हैं, वो तब तक ना मांगे तब तक मैं जाके क्लासेस लेती थी। जब वो मांगते थे तो मैं जाना बंद कर देती थी। कभी किसी और के आई कार्ड में जाके थोड़ा बहुत पढ़ लिया। एक बार ये नहीं होता, आइडिया लग जाता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। उस टाइम पे मैं 2019 तक मैं बताती हूँ, यूट्यूब भी नहीं मुझे पता था कि यूट्यूब जैसा भी है। 18 का ना प्री निकलने का कारण, ना निकलने का कारण ही यही था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि करंट में चल क्या रहा है। अब कभी भी हम एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए करंट में क्या चल रहा है ना। आपको एग्जाम कुछ पूछ रहा है, हम तैयारी किसी और चीज की कर रहे हैं, ये वाला हाल मेरे साथ हुआ है। जो मुझे ये 7 ईयर्स लगे हैं ना, वो सिर्फ इन्हीं गलतियों की वजह से लगे हैं। चलो, शुरुआत कैसे करी? जब टेबल तक पहुंचता है एक एस्पिरेंट, तो क्या क्या टेबल पे रखना है ना, उसका आइडिया होना चाहिए, क्या क्या चिपकाना है ना। कैसे 8 घंटे, क्योंकि आपको वहां बिताने हैं, 6 घंटे बिताने हैं, तो शुरुआती कौन सी किताबें आपके हाथ में थी? मैथ के लिए बात करें, रीजनिंग के लिए बात करें, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट। मैथ्स के लिए तो मैंने ना राकेश यादव सर की वो 7300 करके बुक आती है, उससे भी पहले ना मुझे पता नहीं था, तो मैंने RS अग्रवाल की एक बुक खरीदी थी। लोग बोलते हैं ना स्टार्टिंग में वो पढ़ो, ऐसी मैंने रीजनिंग के लिए ली और वही मैंने मैथ्स के लिए। और ना एक भैया थे, वो मुझे बहुत ज्यादा गाइड कर रहे थे उस ड्यूरेशन में। तो उन्होंने बोला, वो तो अपने 2012 से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन्होंने उस टाइम के हिसाब से मुझे चीजें पढ़ाई, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बताई, XY का यूज करना सिखाया मैथ्स में भी, और इंग्लिश में भी वही पुराने मेथड्स। तो क्या हुआ कि ना उन्होंने RS अग्रवाल बताई। फिर लेकिन मैं जब यहाँ पे कोचिंग्स में बाहर जाती थी देखने, तो एक बुक थी जो हर जगह बिक रही थी, वही 7300 प्लस करके, और नीतू मैम की इंग्लिश की बुक थी। और GS के लिए लूसेंट भी मुझे तभी मार्केट में पता चला कुछ ऐसा कुछ है। ये 17 का प्री देने के बाद मुझे पता चला ऐसा कुछ है। फिर मैंने क्या किया, एकदम से ये 4 बुकें हर सब्जेक्ट की एक बुक खरीद के लाई। इंग्लिश के लिए नीतू मैम की बुक, मैथ्स के लिए राकेश यादव सर की बुक, GS के लिए लूसेंट, और रीजनिंग के लिए कुछ नहीं खरीदा मैंने। और मैं सब लेके फिर आ गई थी। और मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, कोई कुछ नहीं, मैं घर पे बुक लेके आई। मेरे पास कोई यूट्यूब नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी। मैंने खुद से बुक को खोला, उसके एक एक क्वेश्चन को किया, और उसके एक एक सोल्यूशन को जाके मैंने चीजें सीखी हैं। जो भैया आपको गाइड कर रहे थे वो अभी क्या कर रहे हैं? अभी वो डिविजनल अकाउंटेंट है, बिहार में पोस्टेड है। ओके, चलिए, फिर जब आपका 17 वाला जो हुआ नहीं, उसके बाद फिर आपका 18 भी नहीं हुआ? हाँ, 18 भी आपने 18 में अगर मैंने एग्जाम क्लियर नहीं किया ना, उसके पीछे की ना एक बहुत बड़ी गलती है। बस यही गलती है कि मैंने करंट एग्जाम को नोटिस ही नहीं किया कि भाई TCS पैटर्न आ चुका है, सिफी जा चुका था 17 के बाद से, और मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं था। भाई दुनिया में चेंज भी आता है। कोई मेरे फ्रेंड्स नहीं थे जो प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी नॉन पर्सन नहीं था। इवन मैं जाके CGL के पेपर में मुझे ही पता चलता था कि अच्छा मतलब ऐसा कुछ है, इतना क्राउड है। मैं डर जाती थी एग्जाम सेंटर में लोगों को देख के कि अरे इतने बड़े बड़े लड़के हैं, इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, इन सबको तो मेरे से ज्यादा आता होगा ना। तो मेरा तो कॉन्फिडेंस हमेशा वहीं गिर जाता था। ओके, आपका लास्ट फाइनल सिलेक्शन 20 में हुआ है। 20 में 4 से 5 साल आपको इस तैयारी में लग गए। हाँ, 5 से 7 साल तो मुझे टोटल ही लगे हैं पूरा CGL निकालने में ही। ओके। मींस की रिजल्ट फाइनल आते हो, क्योंकि CGL का एग्जाम ना और एग्जाम्स की तरह नहीं है पहले ही, मतलब था, अब तो जल्दी हो जाता है। पहले तो 2-2 3-3 साल एक एग्जाम में लग जाता था। तो अभी 22 में इसका फाइनल रिजल्ट आया था। ओके, तो इतने साल लगातार पढ़ाई करना और सफलता हाथ नहीं लग रही है, 17 का एग्जाम दिया और भी 7 एग्जाम दे रहे हो, उनमें भी फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो एक मोटिवेशन कहाँ से था कि मुझे इतना पढ़ना है, कि मुझे सरकारी जॉब करनी है? या फिर कभी ऐसा कोई प्रेशर आपके ऊपर आया, कोई काम आपने बीच में किया हो, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो और भी कोई काम ट्राई किया हो, प्राइवेट कहीं आपने जॉब करी हो? कैसा पूरा ये सफर कैसा रहा, क्या क्या स्ट्रगल रहे? इसमें ना स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, मतलब ना मैं कहूंगी वो पार्ट था, वो मुझे करना था। अगर मैं वो नहीं करती तो शायद मैं यहाँ भी होती भी नहीं होता कि वो हम ऐश में चले जाते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं क्या करती थी, 2015 में जब मैंने 14 में 12th पास की, मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला था एक्सपर्ट माइंड करके। और मैं उसे लास्ट जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं आई थी, मैं उस इंस्टीट्यूट को चला रही थी। 3:30 से लेके 8 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। सुबह में पढ़ाई करती थी, उसके बाद घर में भी काम वगैरह, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सब भी करती थी। उसके बाद दिन में पढ़ाई करना, रात को जाके ट्यूशंस पढ़ाना, 8-9 बज जाते थे इतना करने में। और मैंने अपनी स्कूलिंग में भी कोई रेस्ट नहीं किया। बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब करी है, लाइक ना, फिर आपने वो कोई ना एयर होस्टेस वगैरह के वो नहीं होते जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, तो मैं वहां पे जाके पैम्पलेट्स भी बांटती थी, क्योंकि वो 500 रुपीज पर डे का देते थे। तो मैं सोचती थी पैम्पलेट बांट देती, 500 तो मिलेगा। और ये मेरा स्कूलिंग का टाइम का है। ओके,
तो आपका सबसे बड़ी इंस्पिरेशन की अगर बात करें इस जर्नी में या फिर लाइफ में पूरा ओवरऑल, आप जब सबसे आप पढ़ाई कर रहे हैं स्कूलिंग या फिर जब से आपने दुनिया को समझना ये सब सीखा, तो क्या सबसे बड़ी मोटिवेशन, क्या सबसे बड़ा इंस्पिरेशन आपका रहा अभी तक? अगर एक पर्सन बोलूँ ना जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है वो मेरे पापा ही हैं। मेरे पापा सुबह से लेके 8 बजे से लेके रात के ना मतलब 9-9 10-10 बजे तक जॉब करते हैं विदाउट इवन अ सिंगल कंप्लेंट। जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था ना, मैं अक्सर ये सोचती थी यार मैं यहाँ पे पंखा चला के बैठी हुई हूँ इतने आराम से, और मेरे पापा वहाँ पेट्रोल पंप में पूरे दिन काम कर रहे हैं धूप में। तो मतलब ना एक अलग से मोटिवेशन आ जाता है कि अपने पेरेंट्स को ही आप देख लेते हो कि वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और वो कंप्लेन भी नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है, हम तो कंप्लेन करने लग जाते हैं, अरे हमारे पास टेबल नहीं है, हमारे पास रूम नहीं है, हमारे को लाइब्रेरी जाना है, हम घर पे नहीं पढ़ पा रहे हैं, मम्मी ताने देती है, ये कर रही है वो। अक्सर हम कंप्लेन करते हैं ना, लेकिन मेरे को ये लगता है ना कि आप अपने पेरेंट्स से कुछ सीखो, जितना कुछ है ना उसी में ही हम सब अचीव कर सकते हैं। ओके। अगर लड़कियों को लड़कों से कंपेयर किया जाए तो लड़कियों को किस तरीके का डिफरेंट स्ट्रगल्स होते हैं उनके लाइफ? हाँ, अगर एक लड़का घर में रह के तैयारी करता है तो मम्मी चाय ला के देती है कि बेटा तैयारी कर रहा है तो पढ़ रहा है तो कोई डिस्टर्ब ना करे, अच्छी चीज है, अच्छा सरकारी नौकरी लगेगी। बट लड़कियों के केस में पता नहीं बहुत फैमिलीज में होता हो, उन्हें शायद मिलता हो, लेकिन मेरे फैमिली में ऐसा था कि लड़की तैयारी कर रही है, मतलब वो पूरा सपोर्ट करते थे। बट हाँ, अगर कभी कभार काम की हेल्प है तो भैया आपको खाना बनाना है, आपको चाय बनानी है, ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करोगे। झाड़ू पोछा आपको करना है, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई करो, बर्तन धोने हैं तो आपको धोने ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप लड़की हो तो आपको नहीं करना। बट जनरली बॉयज के सेंस में यही होता है कि मम्मी खाना बना के दे रही है, चाय बना के दे रही है और आपको वैसे खाना है। बॉयज को और काम करने पड़ते हैं, गेहूं लेके वही जाते हैं, मैं भी राशन गेहूं लेके वही लेके आते नहीं, वो भी मैं भी वही करती थी, गेहूं लेके पिसवाने मैं ही जाती थी। मतलब मेरा भाई बहुत छोटा था, अभी भी मेरे और भाई के बीच में 10 साल का गैप है, तो सारे बॉयज से रिलेटेड जो भी काम होते थे और गर्ल्स से रिलेटेड काम होते थे मोस्टली मुझे ही करने पड़ते थे। ओके। इस दौरान रिलेटिव्स का क्या इंटरफेयर रहा आपकी पूरी जर्नी में? क्योंकि रिलेटिव्स बहुत तंग करते हैं। एक तो शादी का प्रेशर बनाते हैं कि लड़की इतनी बड़ी होगी इसकी शादी कर दो, और दूसरा सफलता जब हाथ नहीं लगती है तो आपकी तैयारी मेहनत किसी को नहीं दिखती। चाहे आप 10 घंटे पढ़ाई करो, चाहे 12 घंटे पढ़ाई करो, लोग रिजल्ट देखते हैं तभी मानते हैं कि ये पढ़ रहा है ना? तो क्या आपने रिलेटिव्स का कैसे फेस किया? रिलेटिव्स का रोल मैं कहूँ तो मैं जिस दिन पैदा हुई थी ना उसी दिन से शुरू हो गया था। लाइक कि मैं 3rd नंबर पे डॉटर थी। अभी इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, लड़की पैदा हो जाती है तो उतने खुशी से नहीं बोलते, कहते हैं ना अरे लड़की पैदा हुई है, और लड़का होता है अरे लड़का पैदा हुआ है, एक खुशी होती है। तो जिस दिन मैं पैदा हुई थी ना, तो मतलब घर में ही एक नहीं होता कि सैड एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया कि अरे एक लड़की पैदा हो गई है। तो चलो वहां तक ठीक था। उसके बाद स्कूलिंग तक भी रहता था लोगों का कि अरे लड़कियों को क्यों पढ़ा रहे हो। जैसे ना मैं बेसिकली तो मध्य प्रदेश की हूँ, ठीक है। अभी मेरे मम्मी पापा दिल्ली में आके हमेशा से रहे, मैं पैदा ही यही हूँ। लेकिन फैमिली में ना दादी दादा कोई भी रिलेटिव्स हो, वो बोलते थे तुम लड़कियों को लेके शहर में क्यों पढ़ा रहे हो, क्या कर लेंगी, पढ़ के शादी करके अपने घर चली जाएंगी, तुम्हें कौन से इनसे कुछ आउटपुट मिलने वाला है, और पढ़ाना ठीक नहीं है, लड़कियां बिगड़ जाती हैं, भाग के शादी कर लेती हैं और पता नहीं क्या क्या। भागती तो लड़कों के साथ ही है। हाँ वही तो, लेकिन वो सोसाइटी को नहीं दिखता है। तो लोग क्या करते थे कि ना वो बहुत पिंच करते हैं, और ऊपर से पिंच तो चलो ठीक है, आप एक बार ये लड़के आपने पढ़ना शुरू कर भी दिया, यहाँ तक फिर भी ठीक था, आप पढ़ गए, अच्छा कर रहे हो। जब मैं स्पोर्ट्स में थी, अरे ये तो लड़कों का काम है, तू क्यों खेलती है। मैं ड्यू में गई, उसमें लोगों का कहना था अरे लड़कियां ड्यू में जाके बिगड़ जाती हैं। फिर मैंने घर में रह के तैयारी करना शुरू किया, अरे घर का काम कराओ, आप लड़की को तैयारी क्यों करा रहे हो। तो मतलब रिलेटिव्स का ना रोल बहुत बुरा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर किसी को इनका लॉस मतलब नहीं होता कि इम्पैक्ट ना झेलना ही पड़ता है। मेरे तो मतलब क्लोज रिलेटिव से लेकर दूर दूर के रिलेटिव्स तक हैं जो यही बोलते थे अरे क्यों तैयारी करा रहे हो। और सबसे ज्यादा पिंच वो तब करते हैं जब आप किसी फंक्शन में मिल जाओ, अरे क्या हुआ तेरा नहीं निकला सीजीएल। और एक और बात, अरे सुना है सीजीएल की सिर्फ तैयारी करते हैं, जॉब किसी की नहीं लगती है। तो ज्यादातर लोगों से सुनने को मिला है। तो ओके, चलिए अब आपकी स्ट्रेटजी पर थोड़ा आ जाते हैं, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के कोई एग्जाम नहीं निकाला जा सकता। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी आपके हाथ में होनी चाहिए, है ना, और कंस्टेंटली आपको पढ़ाई करनी चाहिए। वो तो आप कर ही रहे थे लगातार। स्ट्रेटजी को कैसे आपने बदला कि जैसे 17 का नहीं हुआ तो क्या आपने एनालाइज किया कि क्या गलतियां मेरी, फिर 18 का भी आपका नहीं हुआ, 19 भी नहीं हुआ, कैसे लगातार आपने अपने रिसोर्सेज आपके बदले? जैसे शुरुआत में आप राकेश यादव सर की किताब लगाए, दूसरे कोई किताब खरीदे होंगे आपने, है ना, कैसे ये सब बदलाव किया और फाइनल आपकी लास्ट में क्या स्ट्रेटजी रही हर सब्जेक्ट को लेकर? मैंने ना अपनी स्ट्रैटेजी 17, 18, 19 में ना हर एग्जाम अटेम्प्ट में चेंज कर दी थी। 17 में मेरे को मॉक के बारे में नहीं पता था, भाई मॉक टेस्ट देना होता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, मुझे ये पता ही नहीं था। 18 में भी मुझे ये बात पता ही नहीं चली है। जब मैं पेपर देने जाती हूँ वहां पे लोग बोलते हैं अरे प्रीवियस ईयर लगाया, मॉक टेस्ट लगाया, तो मुझे पता चलता है अच्छा मॉक टेस्ट भी लगाना होता है। 18 में तो मेरा ये हाल था, अब प्री नहीं निकलेगा तो मैं दूसरों को क्या खुद को ब्लेम करना पड़ेगा ना, मैं खुद ही अप टू डेट नहीं हूँ। उसके बाद 19 आता है, तो 19 में मैं फाइनल तक पहुंची, लेकिन मैं एग्जाम प्रेशर नहीं झेल पाई, क्योंकि जो आपकी एनर्जी फर्स्ट अटेम्प्ट में होती है ना, वो आपकी एनर्जी ना डिक्लाइन करती चली जाती है। 18, 19, 20, अगर ये 20 तक एग्जाम नहीं निकलता ना, मैं 100% श्योर हूँ उसका वो कभी नहीं निकलता।
क्योंकि क्या मैं कितने एफर्ट्स देती, 5 साल 6 साल 7 साल, एक नहीं होती एनर्जी, आप अंदर से ही नेगेटिव होते चले जाते हो। तो फिर मैंने 20 में क्या किया, पहले तो अपनी बुक्स को लिमिटेड किया कि भाई मुझे इंग्लिश के लिए ये पढ़ना है, मैथ्स के लिए ये पढ़ना है, रीजनिंग के लिए ये पढ़ना है, जीके के लिए ये पढ़ना है, और डेली 1 by 1 मैं करती चली गई। पहले अटेंड में मैं क्या करती थी, आज कुछ टॉपिक इस बुक से पढ़ा, कुछ टॉपिक इस बुक से पढ़ा, ऐसे करते करते पता चलता था लास्ट में मेरा कुछ ही नहीं हुआ। तो 20 में मैंने क्या किया, एक टाइम पीरियड रखा कि इस ड्यूरेशन के अंदर मुझे ये बुक्स कंप्लीट करनी है और इन्हीं की रिवीजन करनी है। और मैंने उस टाइम पे फोकस देना शुरू किया मॉक टेस्ट को लेके। पहले क्या था, मॉक टेस्ट देती ही नहीं थी, पता ही नहीं है। आजकल ये थोड़ी है कि एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीएचएसएल के पेपर नहीं लगाएंगे। पहले मुझे ऐसा ही लगता था, अरे सीजीएल का है तो सीएचएसएल क्यों लगाए, है ना। तो फिर मैंने सारे एग्जाम्स के लगाए, स्टेनोग्राफर से लेके कोई भी एमटीएस तक का एग्जाम होता था, मैं हर एग्जाम को मतलब जाके वो देती थी, मॉक टेस्ट देती थी। ओके, जो फ्रेशर्स अभी आपको देख रहे हैं 2024 की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए नंबर ऑफ मिस्टेक्स अगर 2 या 3 या 4 जो भी आप बताना चाहो स्ट्रांगली कि ये तो करना ही नहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो नहीं तो आपको भी अटेम्प्ट देने पड़ेंगे, है ना। तो क्या वो गलतियां रहेंगी? वो गलती पहली तो एक ही होगी कि मॉक टेस्ट में जब कम स्कोर आता है ना तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। मॉक टेस्ट का स्कोर ना बिल्कुल भी आपके रियल एग्जाम के स्कोर को डिफाइन नहीं करता है। आप यहाँ पे 120 ला रहे हो, आप गलतियों पे काम करो, लेकिन ये नहीं है कि 120 को आपने मान लिया कि हमें 120 ही आ रहे हैं। उस पर हमें हार्डवर्क करना है, बट उसको देख के ये नहीं सोचना कि आज मैं पढ़ूंगी नहीं, अब मेरे तो 120 आ गए। जनरली ये होता है क्योंकि 120 आ गए, अरे मैं कुछ नहीं पढ़ सकती अब, अरे मेरा ही कुछ नहीं हो रहा। तो ये नहीं सोचना 120 आ रहा है उस पर वर्क करो 80 मार्क्स के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पेपर में भी इतने आ रहे हैं। और दूसरा मैं ये बोलूंगी कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली 8 घंटा पढ़ने से अच्छा अगर आप 6 घंटा भी डेली पढ़ रहे हो, ये नहीं कि 3 दिन 8 घंटे पढ़ा उसके बाद पढ़ ही नहीं रहे हैं, डेली 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जितना भी आप पढ़ सकते हो अपनी एबिलिटी के हिसाब से, जितना आपको टाइम मिल रहा है उतना कंसिस्टेंसी से आप लगे रहो। ये नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं करना। ओके, एक दिक्कत क्या आती है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स कमेंट्स भी करते हैं, डीएम भी करते हैं कि पढ़ तो वो ले रहे हैं मोटिवेशन वहाँ के 6 घंटे पढ़ लिया आज, फिर अगले दिन भी 6 घंटे पढ़ लिया, लेकिन वो जब रिवीजन करने बैठते हैं ना तो वो भूल जाते हैं पिछला। जैसे आज इंग्लिश पढ़ा है ना, कल मैथ के लिए कुछ किया, फिर जीके जीएस किया, तो वो इंग्लिश भूल जा रहे हैं। तो आपका ये रिवीजन साइकिल कैसे होता है, कैसे मतलब पूरा एक वो बिठा के रखना तैयारी के उसमें कि सारी चीजें एक साथ लेके चलना है? मैं 7 डेज में क्या करती थी, 4 डेज तो नया पढ़ती थी, 5 डेज नया पढ़ती थी, 2 दिन पूरा रिवीजन करना है। और रात को जब आप सोने जा रहे हो तो आप एक बार ना वो करो, रिकॉल करो कि भाई मैंने पूरे दिन में ना क्या क्या पढ़ा था। इंग्लिश में ये वाला टॉपिक पढ़ा, अच्छा इस टॉपिक के अंदर क्या था। जितनी गहराइयों से आप जाते जाओगे ना वो आपको उतना ही अच्छा मतलब कि ग्रास्प हुआ और आपको मेमोरी में वो फिट हुआ है। अगर आपको ये सोच रहे हो रात को कि इंग्लिश में मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था और उसके अंदर की कुछ कहानी याद ही नहीं आ रही है, तब तो मतलब कि आपके पढ़ाई में गड़बड़ है, फिर दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये जो रिकॉल वाली है ना, ये मेरे 2020 में से बहुत काम आई थी। पहले मैं रिकॉल नहीं करती थी, इतना बिजी लाइफ में कुछ पता ही नहीं चलता था कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक बार रात को रिकॉल करते हो तो आपको गिल्ट भी होता है अगर आपका कुछ नहीं हुआ है। मान लो अगर एक चैप्टर याद भी नहीं आ रहा ना, आपको बेशक रात को पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन आप बुक उठाओगे और पढ़ना शुरू कर दोगे। ओके, अभी क्या होता है एक एस्पिरेंट के साथ, जो आपने भी फील किया होगा इस दौरान, एस्पिरेंट एक अकेला बहुत फील करने लगता है ना, एक लोनलीनेस आ जाती है क्योंकि वो फ्रेंड से भी कट जाता है और रिलेटिव्स तो माशाल्लाह होते ही हैं, तो उनसे किसी से बात करने के साथ बहुत से फैमिली में क्या होता है कि उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि हमारा बच्चा किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उनको पता है कि पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उनको डिटेल में नहीं पता कि एसएससी क्या है क्या नहीं, तो उनसे भी वो बातें तो नहीं कर पाएगा एग्जाम रिलेटेड, तो बहुत अकेला फील करता है। तो कभी ऐसा आपके तैयारी के दौरान हुआ हो क्या? बहुत अकेला फील कर रहे हो, है ना, मतलब एक डिप्रेशन वाली स्थिति बन जाती है ना, किससे बात करें, तो उस समय आपने कैसे इन चीजों को टैकल किया? हाँ, मेरे 2-3 फ्रेंड ग्रुप थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैं उन लोगों से ज्यादा बातें करती थी क्योंकि ये लोग मुखर्जी नगर में रहते थे, तो उन लोगों को पता है मार्केट में क्या चल रहा है। और मान लो आपने कुछ चीज पढ़ी भी है तो वो बंदा सामने वाला पूछ रहा है, अरे बता चल ये वाला टॉपिक पढ़ा है ना, तो ये तो आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है ना वो अच्छा होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप एक फ्रेंड बना रहे हो, उसके खुद ही वो 100 नंबर ला रहे हो और उसमें भी वो खुश होकर रह रहे हैं, तो नहीं, आपको फ्रेंड भी पैशनेट डेडिकेटेड होने चाहिए। एक हेल्दी कंपटीशन, अनहेल्दी भी नहीं कि भैया एक बंदा 180 ला रहे हो और आप 120 ला रहे हो, तो डिप्रेशन में ही जाना है तब तो अपना एक ऐसा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जो आपकी बराबरी का हो और जो आपके लिए भी काम करे। ये नहीं कि सिर्फ आपसे फायदा ले और आपका एडवांटेज ले, नहीं, दोनों मिलके अगर तैयारी करते हो तो अच्छा रहता है। जब आप सीरियस पढ़ रहे थे ना, तो आपका रूटीन कैसा होता था, और एक एस्पिरेंट का हेल्दी रूटीन क्या होना चाहिए? ऐसा भी नहीं कि उसको 16 घंटे पढ़ना है, कैसे शुरुआत से, जैसे आप जब सुबह आप खड़े हुए तो उसके बाद कैसा पूरा रूटीन रहता था? मैं जनरली चाय पी के पढ़ने चली जाती थी 8 o'clock के अराउंड। 10 o'clock तक पढ़ के मैं 1 घंटे के लिए नीचे आती थी, फटाफट सफाई वगैरह करने का रहता था, नहाना और सब कुछ। 10 से 11 ये करके फिर पढ़ने बैठती थी, 2 बजे तक, 11 से लेके फिर पढ़ाई करी। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद फिर 3 साढ़े 3 तक रेस्ट, और उसके बाद मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी, तो 8-9 बजे तक ट्यूशन। उसके बाद रात को 2 घंटा 3 घंटा जितना पढ़ा गया उतना पढ़ लिया था। ट्यूशन पढ़ाने के थोड़े एडवांटेज होते हैं तो
आपका मैथ्स प्रैक्टिस हो जाता है, इंग्लिश प्रैक्टिस हो जाता है, जीके प्रैक्टिस हो जाता है। वो छोटी छोटी चीजें जो पढ़ने नहीं बैठते लेकिन उस दौरान बच्चे पूछते हैं तो वो आ जाते हैं। ओके। और फिर एक ये भी होता है ना, इनकम आ रही होती है तो आपके माइंड में ये नहीं होता, फैमिली उतना प्रेशर नहीं करेगी फिर कि बच्चा अच्छे 20-30 हजार रुपए ट्यूशन से कमा रहा है तो भाई जॉब है बाद में भी लगेगी तो कोई बात नहीं। इतना हो जाता था? हाँ, ट्यूशन अच्छे लेवल पे था। ओके ओके। अभी जब स्टडी रूम में आपने जो टेबल आपका रखा हुआ था उसके सामने दीवार पे क्या चिपका के रखा था? क्या मोटिवेशनल कोट्स थे? कौन से चार्ट्स थे? पता नहीं, मैं तो ना 12 से एक वर्ड यूज करती थी, ज्योति द रॉकर करके। ज्योति द रॉकर। रॉकर, ठीक है, कि मतलब ज्योति हर फील्ड में रॉक करेगी और उसे करना है। मतलब जनरली मैं स्पोर्ट्स में तो मेरा पढ़ाई से ऐसा नहीं है, मैं बहुत स्टूडियस लड़की थी, ठीक है, मेरे को नहीं अच्छा लगता था पढ़ना। वो तो फैमिली का था कि भाई हम लोग उतनी अच्छी फैमिली से तो नहीं है, आप स्पोर्ट्स में जाओगे उसके लिए पीछे का आपको सपोर्ट बहुत अच्छा चाहिए, लेकिन वो तो था नहीं। तो फिर मेरा तो पढ़ना अच्छा था ही नहीं, तो वो नहीं होता एक स्पोर्ट्स वाला टाइटल आपने यूज कर रखा है, ज्योति द रॉकर, रॉक करेगी ज्योति, तो फिर उससे लेके वो आज तक फिर वही चल रहा है। मेरी हर किताब में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। ओके। जब शुरुआत में आपने यूट्यूब का बहुत कम यूज किया था, उस टाइम इतना यूट्यूब पे था भी नहीं कंटेंट। अभी तो बहुत सारे टीचर फेमस है एसएससी को लेकर। मैथ में बहुत सारे टीचर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, अपने अभिनय सर हैं, गगन सर हैं, आभा सैनी सर हैं, पवन राव सर हैं, रेमो सर हैं, इंग्लिश में नीतू मैम है, रानी मैम है, बहुत सारे टीचर्स है, भरमार है। तो इन पे जब आप लास्ट में 20 के लिए जब तैयारी करें तो किन किन टीचर्स को आपने यूट्यूब पे देखा है और कौन से टीचर आपको हेल्पफुल लगे, ऐसा कोई देखा? हाँ, मैंने थोड़ा थोड़ा कंटेंट ना हर टीचर का यूज कर लिया है। लाइक अभिनय सर के कुछ कुछ चैप्टर है, लाइक ना मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशो वाला, ये सर से मैंने पढ़ लिया। अगर मुझे कैलकुलेशन ट्रिक सीखनी थी तो मैंने रेमो सर का यूज कर लिया। इंग्लिश में भी नीतू मैम का तो ग्रामर वाला नहीं देखा था, रानी मैम के कोई 100 करके ना एक ग्रामर के रूल्स उन्होंने डाले थे, तो मैंने वो देखा था। जीके के लिए मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, वो मैंने लूसेंट से ही सब कुछ पढ़ा है और प्रीवियस ईयर ही लगाया था, ऐसे वीडियो से कुछ नहीं पढ़ा है। और उसके बाद रीजनिंग तो मैंने मॉक टेस्ट से दी है, उसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखी हैं, लाइक सिलॉग है वो मैंने बैंकर्स अड्डा से सीखा था। तो हर टॉपिक मैंने ना किसी किसी से ही पढ़ा है। मैं पहले मॉक टेस्ट देती हूँ, ठीक है, अगर उसमें से मेरे को लगता है सिलॉग के क्वेश्चन हर बार गलत हो रहा है तो फिर सिलॉग में देखती हूँ कि मुझसे हो क्यों नहीं रहा है, फिर उसको मैंने किसी वीडियो पे गई, शॉर्ट ट्रिक्स देखी, फिर उसको करके फिर क्वेश्चंस लगाती हूँ। ओके। अभी ये तो आपकी बात होगी आपने कैसे कैसे किया। अब 2024 के जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनकी बहुत उम्मीदें होती हैं। एक टॉपर स्टॉक देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि टॉपर कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो हमारी जर्नी में हेल्प करेगा, राइट? वरना तो उन्हें रील्स देखना बहुत पसंद होता है है ना? तो चलिए, तो उनके लिए हम बात कर लेते हैं जो 2024 में सपना देख रहे हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का। तो एक ऐसा बच्चा जो फ्रेशर है, बिल्कुल उसको एसएससी के बारे में उतना ही पता है जितना एक शुरुआती एस्पिरेंट को पता होता है कि एसएससी से इतनी इतनी पोस्ट पे आप जाते हो, थोड़ा बहुत सिलेबस आपने उसमें देख लिया है। तो अब वो कैसे शुरुआत करें, डिटेल में आप बताओ। अभी से वो कौन सी किताबें उसको रखनी है, लिमिटेड इंग्लिश और जीके जीएस और मैथ और रीजनिंग के लिए, अब कंप्यूटर भी ऐड हो गया उन सब के लिए। तो कैसे वो शुरुआत करें? मैथ से अपन बात कर लेते हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाए, कितना उसको पढ़ना, कौन से रिसोर्सेज यूज करना? हाँ, मुझे लगता है ना उससे पहले एक चार्ट बनाना चाहिए बड़ा सा, उसके अंदर पहले वो लिखे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। अब तो आप रीजनिंग को भी पीछे नहीं छोड़ सकते है ना। तो जैसे आपने लिखा मैथ्स, तो मैथ्स में ना आप चैप्टर के नाम लिख लो कि ये चैप्टर आ रहे हैं, लाइक रेशियो आ रहा है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एचसीएफ, एलसीएम, जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं सबको लिख लो। अब जिस टीचर ने अच्छा पढ़ाया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि उस टीचर ने अच्छा पढ़ाया है ना? तो आपको क्या करना है कि हर वीडियोस में जाके ना थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के देखना है। अगर समझ आ रहा है आपको तो वहां पे ना उस चार्ट में लिख लो, अभिनय मैथ सर का एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन सर का पढ़ा है। अगर इस तरीके से करते हैं ना तो जब हमें रिवीजन करनी है तो हमें पता चलता है कि हमने इन सर का पढ़ा है। और क्या करो, एक नोट्स बना लो मैथ्स के लिए, अगर आपने कोचिंग नहीं ली है तब। तो आपको ये सारा एक बार अच्छे से पढ़ के नोट्स बनाने हैं और टीचर के नाम ना वहां मेंशन करना है, क्योंकि गलती क्या करते हैं, मान लो रेशियो एंड प्रोपोर्शन अभिनय सर से पढ़ा है, रिवीजन का टाइम आया, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मुझे समझ ही नहीं आएगा। हर टीचर की अपनी ट्रिक होती है ना करने की क्वेश्चन। अब आपने जिसकी ट्रिक फॉलो करी आपको उसी ट्रिक से ही आके पढ़ना पड़ेगा। तो वहां पे मेंशन कर लो कि भैया इन टीचर से पढ़ा है और मिनिमम मुझे इतने क्वेश्चंस तो लगाने और मोस्टली फोकस करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स में। ऐसे ही सेम रीजनिंग टॉपिक्स लिखने हैं चैप्टर, और ये कौन से टीचर का अच्छा है, शॉर्ट ट्रिक सीखने की जरूरत है, करी है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स लिख ली है एक जगह पे। ऐसी सेम इंग्लिश और सेम जीएस के लिए भी करना है। आजकल जीएस तो वास्ट हो गई ना, तो उसको तो थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और जीएस में आजकल फ्लक्चुएट भी बहुत ज्यादा कर रहा है, कभी करंट पूछ रहा है, कभी स्टैटिक ज्यादा पूछ रहा है। अभी मेंस हुआ था तो उन्होंने स्टैटिक ज्यादा पूछा था, अभी 20 का फिर से 23 का मेंस आने वाला है, पता नहीं उसमें क्या पूछेंगे। तो ये नहीं करना कि हम करंट के पीछे इतना भागने शुरू करते हैं कि स्टैटिक ही भूल जाते हैं, और या स्टैटिक के पीछे भागते हैं तो करंट ही रह जाता है। तो दोनों को साथ में लेके चलना है। किताबें कौन सी रखनी चाहिए अभी से? मैथ्स के लिए तो ना मैंने 2 बुक मुझे ठीक लगती हैं, वो एडवांस मैथ्स वही राकेश यादव सर की, और उन्हीं की ही
अरिथमेटिक के लिए भी। और उसके बाद प्रैक्टिस आप किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से कर सकते हो, पिनाकल ले लो, किरण पब्लिकेशन की ले लो, जो आपको अच्छी लगे। उसके बाद इंग्लिश की बात आती है, नीतू मैम तो ऑल टाइम है। उसके बाद उनके प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करनी है। और रीजनिंग के लिए ना वैसे कोई बुक नहीं लेनी चाहिए, बट मैंने ना पैरामाउंट वाली एक पतली सी बुक ली थी, वो किसी मुझे फ्रेंड ने दी थी, तो मैंने वो वाली बुक का यूज किया था, वो भी ना कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। बट आजकल तो आपको प्रीवियस ईयर चाहिए, चाहे पिनाकल ले लो, चाहे ये किरण पब्लिकेशन के ले लो। और जीएस के लिए तो लूसेंट चाहिए, बहुत सारे नोट्स भी आपको बनाने पड़ेंगे। और करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी बहुत। अभी अगर कुछ आप अपनी इस जर्नी से कुछ ऐसी बातें जो मैं पूछना भूल गया हूँ या फिर मुझे पता नहीं है, कुछ आप मैसेज देना चाहते हो, आपको लगता है कि ये बातें तो कन्वे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में उनको स्ट्रगल इतने नहीं पता होता, वो जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़े तब पता चलता। शुरुआत में उनको बस सिर्फ 3 स्टार देखते हैं, एक वो पॉजिटिव चीजें देखती हैं कि जब जॉब करेंगे तो ऐसा पैसा आएगा, आईफोन लेंगे, है ना, गाड़ी बंगला, ये सारी चीज। तो क्या मतलब ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप बताना चाहो इस तैयारी के दौरान? आप एसएससी की ना एक लॉन्ग जर्नी है, ठीक है, तो ये जर्नी का जो डेस्टिनेशन है ना वो बेशक अच्छा है, बट ये जर्नी आपको खुद से उसको अच्छा और बुरा बना सकते हो। क्या होता है, जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट देने जाते हैं तो हमारी एनर्जी ना एकदम पीक पे होती है, अरे हम ये फोड़ देंगे, प्री निकालेंगे, मेंस से आएगी, रैंक आएगी, जीएसटी से नीचे कुछ बैठेंगे ये नहीं, है ना, होता है, पॉजिटिव एनर्जी कुछ ज्यादा रहती है, हम पढ़ाई से ज्यादा इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं। तो आपको अपनी फर्स्ट जो अटेम्प्ट की एनर्जी है ना वो वेस्ट नहीं करनी इधर, उसको आपको एक अच्छी डायरेक्शन में पुट करके जो है वो अच्छे से लगा के उससे अच्छा आउटपुट निकालना है। ये नहीं करना कि आपने फर्स्ट एनर्जी वेस्ट कर दी बिल्कुल, क्योंकि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक में आपका प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा और एग्जाम ही नहीं आप ठीक से दे पाओगे जैसा आप देना चाहते हो। तो पहले अपनी एनर्जी का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। सेकंड, पेशेंस रखने हैं यार, क्योंकि ये एग्जाम ना एक दिन का एग्जाम तो नहीं है, 2 दिन का एग्जाम भी नहीं है। आपको 2 साल लगे जब तैयारी करने आते हैं ना, लगता है अरे 1 साल में एसएससी ले लेंगे, जीएसटी इंस्पेक्टर बनेंगे, स्टार लगा के घूमेंगे, ये होता है ना। ये नहीं करना आपको ये करना है कि भाई 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, मुझे इस चीज के लिए रेडी रहना है। और अगर मैं 5 साल देने के लिए तैयार नहीं हूँ तो मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए। या तो आप फर्स्ट एनर्जी को यूटिलाइज कर लो तो आप 2 साल में बाहर निकल जाओगे, अब तो 1 साल में भी निकल जाओगे, अब तो फास्ट हो गया प्रोसेस। लेकिन अगर आप इतना टाइम नहीं दे सकते हो तो मत एंटर करो, ये जंग है पूरी, कितने सारे लोग हैं इसके अंदर, और 7-8 हजार वैकेंसीज आती हैं, उसके लिए सबको लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस बार तो प्रीलिम्स की कट ऑफ भी बहुत हाई गई है। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि आपको ना अपनी एनर्जी को यूज करके, और ना आपके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 4 दिन बाद फिर आप रोने लग गए हो, मुझसे नहीं हो रहा, मैं भी तो रोती ही थी, ठीक है, लेकिन वही है ना कि उसमें आपको उठना है, हर बार की नीचे गिर के भी बार बार ही उठना है। सबसे बुरा तब लगता है जब आपके मॉक में स्कोर कम आ जाए, लगे यार हम तो कितनी एनर्जी लगा दी, आज भी 120 130 आ रहा है, कट ऑफ यहाँ 150 गई है। तो किसी भी एग्जाम की ना कट ऑफ से आप कंपेयर मत करो कि 150 गई थी अब मुझे तो 160 लाना है। मार्क्स को तो करना ही नहीं, आपको अपने पेपर में बेस्ट देना है, और मार्क्स से ज्यादा आपको परसेंटाइल को फोकस करना है कि आपका 90 से ऊपर रहे। नहीं है, कम भी आ रहा है तो कोई नहीं, उस पर फोकस मेहनत करो। ये नहीं कि भैया हमें इतना ही लाना है, मार्क्स को कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए। इंग्लिश के बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा गांव से पढ़ रहा है, फिर नॉर्मल सरकारी स्कूल से उसकी पढ़ाई हुई, तो इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं होता। तो एसएससी का इंग्लिश का लेवल थोड़ा हाई होता है कंपेरेटिव उस चीजों को देखें। आपकी इंग्लिश कैसी थी शुरुआत में, और फिर इंग्लिश को ग्रेजुअली कैसे आपने मजबूत किया ना, और उन बच्चों को क्या करना चाहिए शुरुआत में? वैसे तो मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल था। हाँ, तो मेरी इंग्लिश मैं तो नहीं कहूँगी उतनी अच्छी भी थी, पता नहीं लोग कहते हैं सीबीएसई वालों की इंग्लिश अच्छी होती है, मेरी उतनी अच्छी तो नहीं थी, ठीक है। मार्क्स भी अच्छे थे इंग्लिश में, बट इंग्लिश के अगर ग्रामर के कोई रूल्स पूछे तो नहीं आते थे। तो क्या करना है, मैंने तो न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट की थी। पहले मैं नहीं पढ़ रही थी शुरू के 1-2 अटेम्प्ट में, तो रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं थी, क्योंकि पैसेज आता है, क्लोज टेस्ट आता है, रीडिंग अच्छी नहीं है तो क्या करेंगे ग्रामर पढ़ के भी, है ना। तो हर चीज में, हर सेक्शन में फोकस करना है, मेनली रीडिंग स्किल्स पे ही काम करना है। इंग्लिश अगर आपको समझ आ रही है ना, तो ग्रामर आप कहीं ना कहीं तुक्का भी मारोगे तो वो सही निकलेगा। और ना फिक्स ग्रामर के रूल्स है ना, उनके चाहे नोट्स बना लो वो नीतू मैम की बुक से, और चाहे उसको एक जगह पे लिख के या बुक से ही उनको ही रट्टे मारते रहो, उसी से ही पेपर बार बार आते। ओके, अभी जो एस्पिरेंट्स मतलब तैयारी का सोच रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, आपको क्या लगता है कि एक एस्पिरेंट के अंदर जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करने आ रहा है, उसके अंदर क्या नंबर ऑफ मतलब 3 कौन सी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, उन क्वालिटी के दम पे वो एग्जाम क्रैक कर पाएगा? पहला पेशेंस है, आप एक लॉन्ग टाइम तक आपको पढ़ना है। दूसरा कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर खुद को आपको लग रहा है कि मेरा एग्जाम नहीं निकल सकता, तो भाई सही में नहीं निकल सकता। आपको खुद को अंदर से फील आना चाहिए, यार मैं इसी एग्जाम के लिए बनी हूँ या बनूं। आपको मन में यही सोचना है। तो पहला पेशेंस हो गया, दूसरा कॉन्फिडेंस हो गया, और तीसरा हार्डवर्क। आप रेडी होने चाहिए कि मैं हार्डवर्क करने के लिए तैयार हूँ, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी।
अब ये नहीं कि हम रात के 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, पता चला हम दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं करना। तो ये 3 चीजें हैं, हार्डवर्क, पेशेंस और डेडिकेशन, ये आपके अंदर होना चाहिए। ओके, आखिरी में इस इंटरव्यू में कुछ शब्द आप बोलना चाहो सभी एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव हो, स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव, कुछ चीजें छूट गई हो, तो आखिरी के क्या शब्द रहेंगे? आखिरी के शब्द ये है कि आपको ना ये लास्ट है, मतलब ये आपकी लाइफ में हम 10th पढ़ते थे, फिर 12th पढ़ते थे, फिर कॉलेज पढ़ा, फिर मतलब ऐसे ना पढ़ाई चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे है कि एक बार आपने जॉब ले ली तो अब इसके बाद या तो यूपीएससी की तैयारी करोगे या तो आप रुक जाओगे भी, सब इसके बाद लाइफ सेटल है, अब आगे और नहीं पढ़ना पड़ेगा। जिन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, एक बार इतना पढ़ लो कि अब और ना पढ़ना पड़े। दूसरा, अगर यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है तो भी इतना पढ़ लो कि एसएससी को दोबारा ना पढ़ना पड़े। मैं तो बस इतना ही बोलूंगी कि ये जंग है, इसको खत्म करो, बेहतर होगा। ओके, थैंक यू सो मच, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखा, बहुत मोटिवेशन मिला। आई होप दोस्तों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानकारी आपको एसएससी एग्जाम से रिलेटेड मिली होगी, स्ट्रेटजी वाइज अगर बात करें या फिर मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव से, या फिर जो गर्ल्स देख रही हैं उनकी बहुत शिकायतें होती हैं, तो वो सब इन्होंने भी झेला है, उनको कैसे टैकल किया, कैसे मोटिवेशन बरकरार रखा और फाइनली अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंची, लक्ष्य को हासिल किया और गवर्नमेंट ऑफिसर आज बन के आप सबके सामने बैठी हुई हैं। तो अगर आप लोगों की तैयारी अभी तक शुरू नहीं हुई है तो हमेशा कहता हूँ किसी भी चीज के लिए कभी देरी नहीं होती है, जब शुरू करो तभी से। आप अगर हार्ड वर्क आप कर रहे हो, कंटिन्यू तैयारी कर रहे हो, तो आगे आने वाले समय में आप भी अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हो और जल्दी जल्दी आपका जो सपना है उसको पूरा कर सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।